मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में हम आज बीए पार्ट 1 की क्लास में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये देखेंगे मुख्य रूप से 2 टॉपिक उठाएंगे। इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज का हम टॉपिक रखेंगे, उसमें प्रेम्बल्स देखेंगे और फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है तो हम मुख्य रूप से इन जब डिस्कशन करेंगे तो इसमें से यह देखेंगे फर्स्ट में जो है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का आमूल प्रस्तावना, या इंग्लिश में कहे तो प्रेम्बल्स, कई नामों से इसको जानते हैं। तो इसमें हम ये दृष्टिगत रखते हैं कि हम पहले इसमें से किन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता चले। तो जैसे कि हमने पूर्व के कई लेक्चरों में हमने बताया कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में जो है 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसके अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। उस गठन में कितने सदस्य थे, जैसे 389 मेंबर्स थे। उन मेंबरों को भी कई भागों में डिवाइड करके हमने देखा कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से उस सदस्यों को लिया गया। इसके बाद जो बाकी सदस्य थे जो है तो 92 जो है देसी रियासतों से थे और 4 कैंडिडेट जो है चीफ कमिश्नरी से थे। उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो चीफ कमिश्नरियों का उद्देश्य था, आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो जो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित शासन व्यवस्था के जो राज्य जाते हैं वो चीफ कमिश्नरियों के अंतर्गत ही वो रखे जाते हैं, क्योंकि कुछ देश की सुरक्षा और उसके सामरिक दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए कुछ देश के अंदर कुछ ऐसे भूभाग होते हैं जहां का शासन व्यवस्था केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वहां के रूल और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि उसमें पहले हमने उसके डिस्कशन कर लिया कि हमने इसमें हमारे यहाँ की संविधान सभा का गठन किया गया, कैसे किया गया, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, उसमें कैसे कैसे लोगों का चयन हुआ, उसमें किस तरह की समितियाँ बनाई गई, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं कि संविधान के उसमें आज में मुख्य रूप से देखेंगे कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का और उसके क्या विशेषताएं भारतीय संविधान की। तो पहले हम यदि उद्देश्य का देख लेंगे तो उसके संविधान के जो बिंदु होंगे तो स्वतः हमें आसानी से उस समझ में कंसेप्ट में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि जब हमने भारतीय संविधान का गठन किया था तो उस समय हमने देखा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद विश्व के प्रमुख संविधानों से ये देखा कि किस देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार से की शासन व्यवस्था किस देश पे है और वो कितना अच्छे तरीके से वहाँ संचालित हो रही है और उसके माध्यम से वहाँ पर नागरिकों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अर्थात हमारे देश के संविधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें अपने देश के इस प्रकार से संविधान का गठन करना है ताकि विश्व के प्रमुख श्रेष्ठ संविधानों की इस श्रेणी में इसको रखा जा सके जो है। तो हमारे सब भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने जो है विश्व के जो है जैसे ब्रिटेन के देश का संविधान का अध्ययन किया, वहाँ से जो अच्छी शासन प्रणालियाँ थी, संविधान संसदीय शासन व्यवस्था, एक काल नागरिकता, राष्ट्रपति का होना, सम्राट के समकक्ष राष्ट्रपति का पद होना, विधि का शासन, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है, एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है, तो हमने वहाँ से देख समझा। क्योंकि हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की सरकारें तो होंगी लेकिन देश के अंदर जो है अलग संविधान नहीं होंगे, न्यायपालिका तो अलग अलग होंगी लेकिन उन सभी के निर्णय एक केंद्रीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत रखे जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
ताकि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय संविधान को बनाने में जब उसका निर्माण किया गया था तो उसके दो ही मुख्य उद्देश्य थे। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और पहला पॉइंट, राष्ट्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनकी सुरक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में संविधान सभा का गठन करना। इस गठन के बाद और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अगला बिंदु के रूप में। तो इस सभा का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जब तक देश की संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक एक जो है संसद के रूप में इसका जो है काम करना है। इस प्रकार से हमारे संविधान सभा के मुख्य उद्देश्य थे जो है। अब हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन के संविधान की बात किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य देशों में जो है अमेरिका के भी संविधान का अध्ययन किया। तो वहाँ से राष्ट्रपति जो है जैसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हमने वहाँ से स्वीकार किया, अंगीकृत किया। इसके साथ साथ जो है वहाँ से और जो है वहाँ से तीनों सेनाओं के और इन चीज़ों को लिया जो मुख्य चीज़ें थी जो है। अब हम देखते हैं जो है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से समवर्ती सूची लिया, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया कि गणतंत्र की व्यवस्था क्या है। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने आपातकालीन के बंधों को वहाँ से जोड़ा। इसके साथ साथ हमने जो है पूर्व सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने चर्चा कर लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने लिया। इस प्रकार विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से हमने जो अच्छी चीजें थी उन चीजों को एक्सेप्ट किया। अब जब भारतीय संविधान में उद्देशिका के हम दृष्टिगत रखते हैं तो उसके दर्शन की जो कहीं भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय कई जो है अपने निर्णयों में, संवैधानिक निर्णयों में अपना जो है मत स्पष्ट कर चुका है कि कहीं भर यदि देश के संविधान में सारगर्भित प्रश्न कभी आते हैं और उसमें कभी उस न्यायालय की संविधान की व्याख्या करते समय यदि कहीं भी कोई बिंदु को समझने में कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ओर देखना होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से उस संविधान के मूल दर्शन की जो है बोध होता है कि हमें इस संविधान का, हमारे गठन का क्या उद्देश्य था, हमारे उस उद्देश्य का से। तो उसमें से कहा गया, जैसे हमने एक और पहले डिस्कशन कर लिया है कि जो संविधान है तो ये संविधान किसके लिए होता है? सरकार के लिए होता है, अर्थात राज्य के लिए होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो है तो जो देखेंगे तो हमें इसमें पूरे संविधान में, जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया था तब 395 अनुच्छेद हैं, आज 450 भी प्लस हैं, लेकिन सभी में ABC करके उसको जोड़े गए हैं। उस दृष्टि से अब देखकर क्रमानुगत देखेंगे तो जो है 465 के लगभग हैं और मूल संविधान की हम बात करेंगे 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और जो है 22 से लेकर के 26 भाग हो गए वर्तमान में। तो इस प्रकार से हम उसमें देखेंगे कि हमारे संविधान में इतना जो है पूरा सार संग्रह समाहित है जो है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि संविधान में हमें मुख्य रूप से किन किन चीजों की चर्चा होती है। तो संविधान में अगर पूरे इतने बड़े विस्तृत संविधान की हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 ही उसमें बिंदुओं पर जो है चर्चा होती है, राज्य, व्यक्ति और सरकार। इन 3 चीजों के अलावा पूरे संविधान में अन्य किसी की कोई चर्चा नहीं होती। राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की क्या क्वालिफिकेशन होगी,
राज्य का क्या भूमिका होगी, राज्य को क्या करना है, राज्य को कैसे परिभाषित करेंगे। आप पहली अनुसूची और पहले अनुच्छेद से देखेंगे, वी आर पीपुल्स, हम भारत के लोग, अर्थात भारत को उसमें क्या क्या दिया गया है। भारत मतलब ये सारी चीजें प्रस्तावना से लेकर जितना देखें तो राज्य कहाँ है। 12 में देखें तो राज्य किसे कहेंगे, अर्थात संविधान मौलिक अधिकारों में देखेंगे तो राज्य का क्या रोल रहेगा। नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे तो राज्य का क्या रोल रहेगा। चाहे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, पहली अनुसूची में बात करें, चाहे चौथे भाग मौलिक अधिकार में बात करें, चाहे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, चाहे केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात करें, हर जगह राज्य की चर्चा हो रही कि राज्य का क्या कार्य है, राज्य किसे कहेंगे और किसे हम राज्य स्वीकार करें, किसे राज्य हम मानेंगे। इसके बात करते हैं, राज्य हो गया सरकार, व्यक्ति कि व्यक्ति को कौन कौन से जात, व्यक्ति मौलिक अधिकार में ही भी चर्चा होती है कि धर्म, जाति, वंश अथवा लिंग के स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जहां पर है व्यक्ति की चर्चा हो रही है वहां ना उसमें हो रही है। सरकार की चर्चा हो रही है कि कहाँ क्या इसका रोल है, केंद्र सरकार का क्या रोल है, राज्य सरकारों को क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, उनके आपसी क्या संबंध हैं, किस भाग में, जैसे 11-12 भाग में जो है उनमें क्या क्या संबंध दिए हैं, कितने प्रकार के विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, और वित्तीय संबंध है, जिनमें से वित्तीय संबंध सबसे प्रमुख है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे पूरे संविधान की बात करते हैं हम तो पूरा किसका होता है, संविधान की जो है तीन की चर्चा होती है। अब हम बात करते हैं इसमें कि प्रस्तावना की, उसी प्रस्तावना की फिर घूम करके आते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रस्तावना को सारगर्भित कंसेप्ट रूप में नहीं समझेंगे तब तक हम उसके बिंदुओं को रट नहीं सकते हैं। कुछ बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं बिंदुओं के आधार पर ही हमें उसकी जो है थ्योरी का निर्माण करना है। तो उसमें जैसे हम बात करते हैं जो है कि हम भारत के लोग, हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब हम इसमें डिस्कशन करते हैं मुख्य रूप से एक अवधारणात्मक, संकल्पनात्मक एक जो है एक कंसेप्ट क्लियर हो कि इसमें से हमें, अब ये तो हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया, चर्चा किया, अब इस प्रस्तावना के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं पर क्या करेंगे, इसकी जो है उल्लेख करेंगे कि हमें इसमें कैसे हमें विशेषताओं को इन्हीं में से निकालना है, क्योंकि हमें उस आधार पर अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है कि इन फैक्ट को निकाल करके थ्योरी का निर्माण करना। जैसे थ्योरी दी हुई है उन्हीं में से फैक्ट निकालना है, अब फिर उन्हीं फैक्टों को समूहित करके जोड़ देना है, तो फिर जोड़ करके पुनः थ्योरी का निर्माण करना है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से सारी चीजों का जो है समाधान निकलने वाला नहीं है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो हम इस भारतीय संविधान की चर्चा, संविधान की जो है जब चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो हम जिस प्रस्तावना का हम आज उल्लेख देख रहे हैं, तो ये भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था तो ये संविधान की मूल प्रस्तावना नहीं है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है।
और जब इसमें संशोधन किया जा चुका है तो इसकी मूल विशेषताओं में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ विशेषताएं इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे कुछ शब्द जोड़े गए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और निष्ठा शब्द जैसे जोड़े गए हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो जो हमारी मूल संविधान की प्रस्तावना से हमारी अब हम नवीन संविधान की प्रस्तावना का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। 1976 के बाद से वो चल रही, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन आज और हमारी क्लास का एक जो वीडियो बन रहा है, इसमें हम देखते हैं कि ये नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि वी आर पीपुल्स, हम भारत के लोग, अर्थात भारत में क्या है, लोक संप्रभुता है, अर्थात भारत में जो है नागरिकों की सर्वोच्चता है। अगर किसी भी राजनीतिक अगर सर्वोच्चता की बात करेंगे तो अंतिम शक्ति किसके पास है, भारत के नागरिकों के पास, भारत की रहने वाले लोगों के पास है। कि अगर कोई भी अगर ऐसा कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट जिसके अपोजिशन में वहाँ के लोग होते हैं, तो यदि अंतिम राजनीतिक सत्ता का गठन करना है तो उसमें फैसला या निर्णय लेने का अधिकार वहाँ के नागरिकों का होगा। हम भारत के लोग, अर्थात वी आर पीपुल्स, हम भारत के लोग हैं जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अर्थात अगर हम देखेंगे इसका बहुत महत्व भी है, अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी इसको क्रम वाइज पूछ लेता है। तो हमारे संविधान में जब इसमें जो है अगर हम इसमें बात करेंगे प्रस्तावना में, तो कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यदि हम उन्हीं विशेषताओं को पॉइंट जो है नोट कर लेते हैं, इसी प्रस्तावना से कहीं रटने की जरूरत नहीं है, न बहुत समझने की वो करने हैं। तो अब हम यहाँ पहले पॉइंट के रूप में, आप यदि जब भी अब मैं इस वीडियो को आप लोग सब देखें तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा या आप लोगों को एक सलाह देता हूँ कि पेन और डायरी लेकर के जरूर बैठें। तो इसमें से इस वीडियो के जो भी मुख्य पॉइंट हैं उनको जिस प्रकार से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लिखते जाइए, उसी प्रकार से आप समझने का प्रयास करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसी से, तो इसकी मुख्य विशेषताओं पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बिंदु हैं। तो पहला बिंदु, इन्हीं में से प्रस्तावना से ही सारे छांट लेना, हमको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी क्या है पहली विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्या है, किसकी विशेषता है, पहला पॉइंट डाल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में समाजवादी, हम इसके एक एक पॉइंट को भी समझाएंगे कि किसको क्या कहेंगे। पहले पॉइंट में जैसे हमने बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरे नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते चले जाएंगे समाजवादी, नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष, नेक्स्ट लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा। हो गया इतने सारे बिंदु। और इसमें से देखो, अब इसमें से और देखिए, एक गहरी नागरिकता, ये भी संविधान की हमारी विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकार या जिनको मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी क्या है, संविधान के हमारे मुख्य विशेषताएं हैं। एकल नागरिकता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस प्रकार से हमारे जो है एकीकृत न्यायपालिका हमने शायद बोल ही दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम जितने बिंदुओं को काउंट करेंगे तो मुझे लगता है लगभग जो है 15 पॉइंट से ज़्यादा पहुंच गए हैं। यदि हमें इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हमें भारतीय संविधान की भारतीय संविधान का परिचय या प्रस्तावना सहित उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इन सभी आधारों पर हमें ये सब बिंदु सामने आ जाएंगे। अब हम इसके एक एक बिंदु पर डिस्कशन करेंगे जो हमने इस विशेषताओं को नोट करवाए हैं, कि आप नोट करिए इन विशेषताओं को और उसके हम चर्चा करेंगे अभी इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हम इसकी बात जब करते हैं कि हम इसकी
विशेषताओं में जब हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जब बात आती है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जब बात आती है तो उसमें हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम किसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वीकार करेंगे। तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ संप्रभुता से है, अर्थात राज्य के पास एक ऐसी शक्ति जो देश के आंतरिक और बाहरी निर्णयों पर लेने के लिए वो क्या रहे, स्वतंत्र रहे। और ये अधिकार 26 जनवरी 1950 को भारत जो है, जब हमारा भारत एक संप्रभु राज्य बना तो हमें ये स्वतः इसको हमें मिल गया। इसके जो है 15 अब जब संविधान लागू होगा तो उस दिन से गणराज्य भी घोषित हो गया। और इससे पहले जो है हम क्या थे, एक डोमिनियन स्टेट राष्ट्र के रूप में, ना कि राज्य के रूप में। भारत एक राष्ट्र के रूप में उसको याद किया जाता था, ना कि राज्य के रूप में। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास क्या थी, नहीं थी संप्रभुता, नहीं थी सॉवरेनिटी, नहीं थी। जो राज्य के प्रमुख तत्व तो हमने भी इससे पहले काउंट करवाए थे कि राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट प्रदेश जो है, निश्चित भूभाग के बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया सरकार, और चौथे बिंदु के रूप में आएगा संप्रभुता। इस प्रकार से हमने जो 4 बिंदु नोट करवाए थे, तो हमारे पास क्या नहीं थी, पहले संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हमारे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को था, वहाँ की महारानी को था, महारानी को था, कि जो हमारे भाग्य का निर्माण करेगी तो ब्रिटिश महारानी करेगी, कि वहाँ के लोगों को किस प्रकार के कानून बना के देने हैं, किस प्रकार की वहाँ स्वतंत्रताएं देनी है, कैसे वहाँ के लोग अपना, क्योंकि कानूनों के निर्माण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक प्रभावित होते हैं। तो हमारे भाग्य का निर्माण कौन करता रहा है, ब्रिटिश महारानी करती रही है 1947 के पहले, क्योंकि हम भारत एक डोमिनियन जो है क्या था, एक जो उपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ब्रिटेन का बना हुआ था। तो जिसके कारण वह राज्य अपनी गृह नीति एवं विदेश नीति, जैसे हमने कहा कि कोई संप्रभुता वह शक्ति होती जिसके माध्यम से कोई भी सरकार या कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी, कहने का मतलब गृह का मतलब आंतरिक नीति और विदेश नीति बाहरी नीति, तो अर्थात गृह नीति एवं विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता, अर्थात किसी के कहने या दबाव में नहीं कि आप ऐसा करिए ऐसा ना करिए। स्वतंत्र होता है या सर्वोच्च होता है, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता राज्य का क्या है, प्राण तत्व है। ये अंतिम जो है, अब संप्रभुता ही उसकी राज्य की अंतिम शक्ति को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम यदि कहते हैं ना प्राण तत्व, क्योंकि शरीर से यदि आत्मा निकाल दी जाए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी लोग कहने लगते हैं कि भाई जल्दी करिए, अब हो गया काम, अब जब तक हमारे थे तब तक यहाँ, अब इसकी व्यवस्था करिए अंतिम के लिए। तो अगर इस राज्य से संप्रभुता को निकाल दिया जाए तो राज्य का कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है। दूसरे पॉइंट के रूप में समाजवाद। भारत का समाजवाद यूएसए की तरह नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो समाजवाद था यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ की जब हम बात करते हैं, और जैसे विश्व के प्रमुख भी आज भी कई जो है साम्यवादी देश हैं। अब तो यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ साम्यवादी वो नहीं रहा जो पहले था, जो है अब उसने जो है 1985 के बाद से जो है, जैसे ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका आए जो है, तो इसके बाद से वहाँ जो है उदारीकरण स्वीकार कर लिया गया है। तो अब उन्होंने जो एक हमारे संविधान की जो बात है, तो हमने पूर्व सोवियत संघ या साम्यवादी चीन जैसे समाजवादी कल्पना नहीं किया। हमने एक जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की कल्पना किया है, कि जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू का दिया हुआ समाजवाद है, कि लोकतांत्रिक समाजवाद वह समाजवाद होता है जो एक निर्वाचित सरकार द्वारा, लोकतांत्रिक के द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से कानूनों का निर्माण किया जाएगा, और कानूनों के निर्माण कानूनों के माध्यम से वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र क्या समाजवाद की ओर बढ़ा जाएगा।
ताकि हम उसके लक्ष्य को प्राप्त। समाजवाद क्या होता है कि जहाँ पर उत्पादन, वितरण और विनिमय व्यक्तिगत हित को छोड़ करके एक सामूहिक भावना के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थात उत्पादन, वितरण और विनिमय जहाँ पर राज्य अथवा सरकार का स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। और जहाँ पर उत्पादन, वितरण और विनिमय एक व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है वहाँ उदारवाद होता है। तो उदारवाद में अमीर का हित होता है, उसे बेनिफिट होता है, क्योंकि कोई रिक्शा वाला अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता है ना, कोई जो है लेबर जो है अपने मजदूर जो है कोई कंपनी नहीं खोल सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि ताकि कोई प्रोडक्शन के लिए कंपनी स्थापित कर सके। तो इसमें अर्थात उदारवाद, लिबरलाइजेशन किसका बेनिफिट होता है, रिच पर्सन अर्थात अमीर व्यक्ति का। अब जब समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद किसका बेनिफिट होता है, गरीब का, क्योंकि आज भी 2 रुपए किलो चावल, गेहूँ यदि मिल रहा है तो ये भारत किसका फायदा हो रहा है, गरीब होगा, क्योंकि कार्ड भी उसी का बनता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं की जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं का कार्ड सरकार दे रही है, उन्हीं को सस्ते दामों पर जो है उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। यही लोकतांत्रिक समाज अर्थात कानून के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धीरे धीरे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ना यही वेलफेयर स्टेट अर्थात जो है लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है, संकल्पना है। समाजवाद पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट के रूप में है पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ है कि राज्य धर्मों के मामलों में तटस्थ है या सभी धर्मों को समान रूप से मानता हो और अपने यहाँ सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की छूट देता हो। अर्थात राज्य या सरकार अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों को एक इतना स्वतंत्रता दे कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करते हुए उसको स्वीकार कर सके। पूजा करना, अर्चना करना या उसके संबंध में जो उस धर्म के रीति रिवाज है उनको पूर्णतः स्वीकार कर सके। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पंथ माने रास्ता, निरपेक्ष माने एक, अर्थात जिसका एक रास्ता होगा वही क्या है, पंथ निरपेक्ष है। अर्थात क्या है कि राज्य अथवा सरकार का कोई राज धर्म घोषित नहीं होगा, यही पंथ निरपेक्ष। ये हमारे जो है संविधान की क्या है, विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलरिज्म की बात होती, धर्मनिरपेक्षवाद की बात होती, किसी जाति धर्म मजहब की नहीं। गणराज्य रिपब्लिक की बात करते हैं। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि हमने भी इससे पहले बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो पुराने हैं उनमें देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली है। तो जब संसदीय शासन प्रणाली है तो वहां पर 2 प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, एक सरकार का अध्यक्ष होता है, एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अर्थात एक राज्य का प्रमुख होता है, दूसरा सरकार का प्रमुख होता है। तो अर्थात कहने का मतलब जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो है हेड ऑफ स्टेट होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, वो क्या होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होकर, ना कि वंशानुगत। तो जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशोगत न होकर उस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए चुनाव किया जाता है, वह गणराज्य होता है। उसे क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। भारत, अमेरिका, फ्रांस गणराज्य है, लेकिन इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ का सम्राट है, अर्थात वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है, एक वंशागत प्रणाली के अंतर्गत अपने देश की शासन व्यवस्था का वहाँ निर्वहन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ये हुआ गणतंत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं। हमारे संविधान में सोशल जस्टिस, क्योंकि 3 प्रकार के न्याय जैसे हमने बताया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय यहाँ पर यह है कि ये 20वीं शताब्दी की देन है। पहले प्राचीन काल में
जो है प्राचीन काल और मध्यकाल तक नैतिक न्याय था, बीच में कानूनी न्याय आया। अब इसके बाद जो है क्या है, कानूनी न्याय के बाद जो है जब लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्थाएं बनी तो उस समय कानूनी न्याय प्रचलित था कि कानून के माध्यम से जो व्यवस्था है वही कानूनी न्याय। लेकिन उस कुछ समय के बाद अब जो है विश्व और भारत में क्या है, किसमें कुछ जो है सामाजिक, हमारी मुख्य रूप से हमारे भारतीय संविधान की बात होगी तो है तो सामाजिक न्याय की बात करता है। ये इसका अर्थ यह है कि जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर किस गरीब वर्ग को विशेष सुविधा मिले, उनके साथ किसी का जो है कोई जो है न्याय पक्षपातपूर्ण काम नहीं हो। अर्थात कहने का आशय यह है कि ये जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, ये 20वीं शताब्दी की देन है। इसका अर्थ है कि समाज जात, धर्म, भाषा व लिंग पर आधारित ना हो, अर्थात समाज के गरीब वर्ग को विशेष सुविधा मिले। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है गरीब का हित, अर्थात जहां गरीबों का हित सुरक्षित हो वही उन्हीं को सामाजिक। अर्थात जब कभी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स या किसी मंत्री या मिनिस्टर जो है पीएम सीएम या किसी मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हैं तो हमेशा न्यूज़पेपर के माध्यम से जब देते हैं अपने स्टेटमेंट तब देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। अर्थात समाज में अंतिम व्यक्ति को जब पहुंचाना होता तो उनके अंतिम व्यक्ति वही अंतिम व्यक्ति होता है जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति होता, वही सामाजिक न्याय। अर्थात जहाँ का समाज जात, धर्म, भाषा के आधार पर बटा ना हो और वहाँ पर जो है गरीब से गरीब लोगों का हित सुरक्षित हो। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक न्याय। इसका अर्थ है कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं अर्थात बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति हों। वहाँ पर क्या होता है, आर्थिक न्याय। जहाँ पर बुनियादी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान, अर्थात कम से कम वहाँ देश पे रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, पर्याप्त उनको खाने के लिए रोटी भोजन मिले और जो है रहने के लिए मकान हो और रोटी कपड़ा और कपड़े हो, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े मिले। वो अगर इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही तो उनको क्या कहेंगे, हमें इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय कहेंगे। अर्थात वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं, बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। यही अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं में से है। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय जाति, धर्म, भाषा व लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जाति के आधार पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये वोट नहीं दे सकता है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, ये प्रचार नहीं कर सकता है ना, जो है या जो है इस प्रकार से कोई भी जब होते तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वो क्या होगा, और सभी को राजनीति में बराबर भाग लेने का अवसर होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा, आपका राजनीतिक न्याय। व्यक्ति की गरिमा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं विशेषताओं में से। उसमें से जो कैंडिडेट डिग्निटी की बात करते हैं या सिटीजनशिप डिग्निटी की बात करते हैं या सिटीजन डिग्निटी की बात करते हैं, नागरिक की गरिमा की बात करते हैं,